हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज का हमारा है चैप्टर नंबर 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हमें प्लांट में कैसे रेस्पिरेशंस हो रहे हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, सब हमें देखना है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में देखो, फर्स्ट थिंग्स कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कैसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस होता है। स्टेप वाइज रेस्पिरेशन हो रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो सारे स्टेप धीरे धीरे देखते हैं इन द क्वेश्चन फॉर्म में, जो मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन के साथ। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हमको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो प्रिपेयर करता है फूड या फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन खुद स्वयं बना लेते हैं अपने लिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ जो ग्रीन होते हैं, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो भी अपना फूड खुद ही बनाते हैं। और कुछ यू बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। साइट वेयर द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस टू yield द एनर्जी। देखो, जब किसी भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, जो ग्लाइकोलिसिस अभी हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस में, जहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ C bond of complex compound through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy is called क्या। देखो, जब C बॉन्ड नामक का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम लोग तोड़ रहे, जब भी हम ब्रेक डाउन करेंगे बॉन्ड का, तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, एनर्जी बनेगी। उसे ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। नेम द स्ट्रक्चर और ऑर्गन इन द प्लांट दैट यूज टू गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट में क्या होता है, स्टोमाटा होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। मैं तुमको थोड़े से पॉइंट बताती हूँ। जो प्लांट्स है ना, उनमें एक कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता कि वो अपना गैसियस का एक्सचेंज कर सके, ऑक्सीजन अंदर ले सके, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्टफुल गैसों को आउटसाइड, मतलब अपने सेल से करे। तो क्यों नहीं होता, जबकि एनिमल्स में होते हैं, हमारे में लंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिशेस में गिल्स होती हैं। तो ये ऐसा भगवान ने, गॉड ने प्लांट्स में ऐसा नहीं किया। क्यों? फर्स्ट थिंग्स कि उनमें ना बहुत ही जो छोटे छोटे, सिर्फ थोड़े ही जगह में ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हम एनिमल्स हैं, लंग्स में लिए ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसे नहीं है, क्योंकि प्लांट का हर सेल या टिश्यू ऑक्सीजन उसके पास अवेलेबल रहता है और ले दे सकता है। ठीक है। तो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग्स कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती कि गैस को एक्सचेंज भी करना है। हमारे में हाँ कंटिन्यूस चाहिए ना, ऑक्सीजन इनसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, बट प्लांट में इसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग कि ऑलरेडी प्लांट में ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और ऑक्सीजन तो प्लांट्स ही बनाते हैं ना। और उनमें जो सेल्स होते हैं एकदम कम्पैक्टली नहीं होते, कहीं कहीं इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट करना, तो ज़्यादा उन्हें स्पेशलाइज ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन फॉर कम्प्लेक्स कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये देखो रेस्पिरेशन पूरा फोटोसिंथेसिस का उल्टा हुआ है। फोटोसिंथेसिस में हम देखते थे कैसे ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालेंगे। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और एनर्जी बनाया। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप भी देख लो। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एंजाइम जरूर प्रेजेंट होते हैं। किस लिए? पार्सली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी इसे क्या कहते हैं, एनारोबिक, देखो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन नहीं है मतलब एनारोबिक कंडीशन में भी ये रिएक्शन होगी, वो एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है, क्या करना है उसका, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो दोनों में पाए जाते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन दोनों में भी। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है उसको तीन ईएमपी पाथवे भी कहते हैं ना ग्लाइकोलिसिस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको एमडेन ने, मेरहॉफ ने एंड परनास ने इसको इवेंट किया था। नेम द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के जो हाउ मेनी एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम वन ग्लूकोज। देखो, एक ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड तक बनाना रहता है तो उसे ग्लाइकोलिसिस करते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो जो एटीपी बनते हैं ना उसमें पूरा 10 स्टेप होता है इनमें। तो दो जगह एटीपी यूज होता है और दो जगह एटीपी बनता है। ठीक है, तो दो जगह जो एटीपी बनते हैं दैट इज 4 एटीपी। उसने नेट गेन एटीपी नहीं पूछा है, उसने सिर्फ क्या पूछा है, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज 4 एटीपी होते हैं दो स्टेप पे। एक जब बीपीजीए से फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब, और एक फास्फोइनॉल पाइरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तब, 2 बार बनते हैं। नेम द 3 मेजर वेज इन डिफरेंट वे सेल हैंडल पायरुविक एसिड्स। 3 तरह से कैसे मतलब पायरुविक एसिड को का यूज़ किया जाता है। पायरुविक एसिड से हम एटीपी बनाते हैं, तो वो कैसे, एक तो पहले वो एनारोबिक कंडीशन में जाएगा, दूसरा वो एरोबिक कंडीशन में जाएगा। एनारोबिक कंडीशन में 2 टाइप्स होते हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। दोनों में एटीपी की सिंथेसिस 2 एटीपी ही होती है। नेक्स्ट, write the enzyme which catalyze the conversion of pyruvic acid to CO2 and ethanol। जब पायरुविक एसिड का हम ब्रेक डाउन करेंगे तो CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम चाहिए रहता है, एक पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है ये रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसमें कितना एटीपी मिलता है, 2 एटीपी बनता है, और जो NADPS बने रहते हैं वो यूज हो जाते हैं, तो सिर्फ लास्ट में नेट गेन इसका 2 एटीपी ही रहता है। ऊपर मैंने बताया। राइट, हाउ मच ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी इन ग्लूकोज। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ एनर्जी जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं, जैसे NADPH यूज हो जाते हैं रिएक्शन के टाइम पे ही, तो एनर्जी वो लास्ट में एटीपी बना ही नहीं पाते। राइट द एंजाइम एंड इसको एंजाइम विच कैटलाइज द फॉलोइंग। हमको एंजाइम और कोएंजाइम्स के नाम बताना है। ये पहले रिएक्शन कौन सी ये बता दो, ये लिंक रिएक्शन है। ठीक है, कहाँ लिंक रिएक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ध्यान में रखना। तो उसमें पायरुविक एसिड और NAD प्लस से अब क्या बना, और कोएंजाइम्स ए रहता है, कोएंजाइम्स ए रहता है तभी एसिटाइल कोएंजाइम्स ए बनता है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लास्ट में NADPH। 2 प्रोडक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। एसिटाइल कोएंजाइम NADH बनता है, यही NADH का यूज होता है ना ETS में, फिर उससे ATP बनती है, एक NADH से 3 ATP बनती है। तो और कौन कौन सा पायरुविक लिंक रिएक्शन में और कौन कौन से एंजाइम यूज करते हैं, मैग्नीशियम 2+, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और कौन सा, लिपोइक प्रोटीन, और थायमिन पायरोफॉस्फेट्स। इतने सारे यूज होते हैं, ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंस एंजाइम्स हैं। Name the process by which ATP is formed in electron transport system in mitochondria। हमको
वो प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें एटीपी बनता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ईटीएस को हम और क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन ही तो होता है ना, बाद में वाटर बन जाता है इसलिए। हाउ मेनी एटीपी आर गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन यूजिंग वन? कितना एटीपी बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में फ्रॉम वन ग्लूकोज? 38 एटीपी। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 बाई वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन कोशेंट कहते हैं। रेस्पिरेशन रेशियो या रेस्पिरेशन कोशेंट कहते हैं उसे। फाइंड द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ RQ व्हेन फैट ट्राइपार्मिटिन आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। 0.7, ये ट्राइपार्मिटिन से फैट एसिड होता है। फैट का 0.7 होता है। कि फैट है, फैट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर नीचे बहुत ज़्यादा है तो ऊपर कम आएगा। तो सबसे ज़्यादा फैट के ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए सबसे कम इसका होगा। उसके बाद प्रोटीन होगा 0.9 और कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ध्यान में रखना। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, ध्यान में रखना। यूजुअली, अब फिलिंग इन द ब्लैंक हमको करना है। यूजुअली आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी बट रेस्पायर्स इन सम प्लांट्स। सिर्फ कुछ प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो है उसका यूज करके क्या बनता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। और प्रोटीन, फैट और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सब्सटेंट होते हैं। सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में, सब में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एनर्जी released in series of slow stepwise reaction controlled by and trapped as in the form of। देखो, जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलेगी तो कैसे और रिएक्शन कैसे कंट्रोल होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है ना, तो एंजाइम इसमें। और कैसे वो ट्रैप होता है, केमिकल एनर्जी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब किसी कार्बोहाइड्रेट या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलेगा, एटीपी निकलेगा, जो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर। फर्मेंटेशन, देखो जो फर्मेंटेशन हो अंडर एनारोबिक कंडीशन में ही होता है। और ये किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसे कहते हैं, याद है? प्रोटिस्टा को बोलते हैं। नेक्स्ट, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about। देखो, जब 30% के ऊपर हो जाता है अल्कोहल का कंसंट्रेशन तो ईस्ट मतलब मर जाता है। इसके लिए फर्मेंटेशन लेस देन दी 30% ऑफ अल्कोहल कंसंट्रेशन। इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पायरुवेट अंडरगोज। जो पायरुवेट है उसका जो ईटीएस में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजिलेशन। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजिलेशन, दैट इज जो लिंक रिएक्शन होता है, जो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होता है। तो उसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम्स में, ठीक है। और NADPS बनता ही है जो साथ में। TCA साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को ग्रुप विथ जो ट्राई कार्बोजिलिक एसिड या उसे क्या कहते हैं, या साइट्रिक, या तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं या साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं उसको। जब एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। और फिर क्या मिलता है, वाटर भी बनता है, इससे मिलता है।
क्या होता है, जो टीसीएस साइकिल में पहला जो है कंपाउंड वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम से, जो कितने 2 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का है। और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन का, तो मिलके 6 कार्बन का बन जाता है जो साइट्रिक एसिड होता है। और उसमें क्या निकलता है, वाटर भी निकलते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन through which electron passes from one carrier to another carrier is called ETS। ETS में क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास। तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चल जाता है, इसे ईटीएस कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू, एक NADH कितना देता है, 3 ATP देता है, ठीक है, वाइल FADH2 2 ATP देता है। याद रखना, ये 3 देता है, ये 2 ATP देता है ईटीएस में। ईटीएस में ही इनका यूजफुल होता है ना, हाइड्रोजन का अकोमुलेशन करते हैं मैट्रिक्स में, फिर इसके बाद प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। इफ फैटी एसिड वेयर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू, जब फैटी एसिड्स है वो डिग्रेड होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम्स में, जबकि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल किस में जाता है, पीजीएल में, या धाप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों आइसोमर होते हैं ना, पीजीएल एंड डीएचएपी आइसोमर्स होते हैं, तो चाहे उसमें जाएगा चाहे डीएचएपी में जाएगा, कौन जाएगा, ग्लिसरॉल। जबकि फैटी एसिड्स किस में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो इससे क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे, जिसमें केटा और एना दोनों हो, बॉन्ड का ब्रेक डाउन भी हो रहा है और बॉन्ड बन भी रहे हैं, तो एम्फीबॉलिक पाथवे। एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन नॉट यूज डायरेक्टली बट यूज इन टू सिंथेसाइज एटीपी। या ये ट्रू है कि रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, एटीपी निकल रहा है क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है बॉन्ड का, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था केल्विन साइकिल में एटीपी की जरूरत पड़ती थी ना, एटीपी NADPH की। तो ये ट्रू है, रेस्पिरेशन में एटीपी सिंथेसाइज होता है। एटीपी एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी, हाँ, अब सेल बिकॉज इट ब्रेकिंग डाउन वॉट एवर द एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज, हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, तो दैट इज कॉल्ड ट्रू एटीपी। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, respiration alpha ketoglutarate oxaloacetic intermediate used as a precursor of biosynthesis of one molecule in the cells। हाँ, देखो, जो इंटरमीडिएट्स बनते थे, हाँ, रेस्पिरेशन क्वेश्चन के टाइम, ये रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से, अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी थे ना, ट्रू, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। प्लांट डू नॉट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी उनमें O2 रहता ही है। दे नेवर गिव आउट CO2, CO2 देते हैं ना, CO2 भी निकालते हैं रात में, वो भी CO2 को बाहर निकालते हैं, तो ये फॉल्स है। और इसने बोला डू नॉट रिक्वायर O2, O2 रहेगा तभी तो रेस्पिरेशन होगा, रॉन्ग है। क्रेब साइकिल विच आल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होते हैं, जो कि जो एनारोबिक होता है उसमें तो डायरेक्ट सी फर्मेंटेशन हो जाता है बस। ट्रू, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है प्राइवेट का, पायरुवेट का, विच इन विच ऑल हाइड्रोजन आइटम आर रिमूव्ड लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ, 3 जगह डिकार्बोक्सिलेशंस होते हैं,
आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक लिंक रिएक्शन में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। एक बार कहाँ गया, थ्री मॉलिक एक बार क्रेब्स लिंक रिएक्शन में होगा, जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। फिर इसके बाद एक बार जब साइट्रिक एसिड बन जाता है, साइट्रिक एसिड के बाद जो ऑक्जेलो एसिड से जब एसिटा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनता है तो भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। हमें एनसीईआरटी में इतना अच्छे से नहीं बताया, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब ऑक्जेलो सक्सिनेट बनता है उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, उस समय भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है तब भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तीन जगह होता है, एक लिंक रिएक्शन में, एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब बनता है, और एक सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब बनता है तब डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं। ट्रू। In inner membrane of mitochondria, passing on the electron removed as a part of hydrogen atom or two molecule O2 with simultaneous synthesis of ATP occurs. True। देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में ना, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ पास हो रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में किसके पास जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं, और जिससे क्या बनाता है, एटीपी बनता है। बाद में प्रोटीन डेवलप होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन कैसे, हाँ मैंने बोला ना, हाइड्रोजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है ऑक्सीजन, तो ये ट्रू है। In respiration, energy of oxidation reduction is utilized for the production of proton gradient requiring phosphorylation. देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, ठीक है, फॉर फॉस्फोराइलेशन, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। ट्रू। डीपीएच से जब एटीपी बनता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। साइट, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। या ये भी ट्रू है, कैसे आपको बताती हूँ एक मिनट। क्योंकि जो सी है ना, साइटोक्रोम सी के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है आगे, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3 में होता है। और ये ट्रू है, एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, साइटोक्रोम अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम सी जो होता है ये कंटेन करता है साइटोक्रोम ए एंड 3 एंड 2 कॉपर सेंटर होता है इसके पास। ट्रू। ये ऑक्सीडाइज करता है, सी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का कहाँ से ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में करता है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे आर कपल टू एटीपी सिंथेटेज और प्रोडक्ट्स। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स 5 में है उसके द्वारा क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ट्रू। नेक्स्ट, fermentation account for only partial breakdown of glucose where in aerobic respiration it completely degrade to CO2 and water। जो फर्मेंटेशन में होता है उसमें क्या होता है, एरोबिक फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है CO2 एंड वाटर में। ट्रू होता है, जबकि फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनता है। NADH is oxidized to NADH rather slowly in स्लो होता है फर्मेंटेशन में, जबकि फास्ट किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये ट्रू है। आइडेंटिफाई ए बी सी
फैट्स जो होते हैं वो किस में जाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। और सिंपल शुगर में कौन जाता है, ग्लूकोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किस में जाता है, अमीनो एसिड से बने होते हैं। जो ग्लिसरॉल है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, डीएचएपी में या पीजीएल में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। जबकि जो फैटी एसिड्स है उसका इंटरमीडिएट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम से। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या कॉमन आता है, वो भी इसमें ही आएगा, इसमें भी आएगा। प्रोटीन है जो उसका क्या आता है, या अमाइनो एसिड्स है उसका पायरुविक एसिड्स में जाता है। प्रोटीन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी जाता है। ठीक है, ये सब इनके इंटरमीडिएट्स हैं जो फिर बाद में किस में जाते हैं, क्रेब्स साइकिल्स में जाते हैं। नेक्स्ट, ये स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, मेरे को मैं बताती हूँ, आप देखते जाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, जब भी फॉस्फेट ऐड होगा तो क्या होगा, एटीपी यूज होगा। ठीक है, एटीपी का यूज होगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, उसका आइसोमराइजेशन हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब फॉस्फेट ऐड हुआ फिर यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ। पूरे कितने एटीपी यूज हुए हैं, 2 एटीपी यूज हो चुके हैं। इसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, पीजीएल एंड डीएचएपी, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से जब 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तो एक NADPH बनता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा एंजाइम लगता है, डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम लगते हैं जब भी ऐसे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एटीपी बनेगा, न कि यूज होगा। यक्स क्या बनेगा, एटीपी, वाई क्या है, एडीपी। यहाँ वहाँ पिछले अभी हमने क्या देखा, एटीपी यूज हो रहा था, यहाँ पे एटीपी बना है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट बने। ठीक है, फास्फोइनॉल ई, फास्फोइनॉल पायरुवेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनेगा, फिर एक एटीपी बन गया। ठीक है, पूरा देख लेना अच्छे से, देख लो। नेक्स्ट, बाय अब्जॉर्बिंग फॉलोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे हमें बताना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो क्या होता है, लास्ट में जो पायरुविक एसिड्स हैं, देखो ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में भी कॉमन है, एरोबिक एंड एनारोबिक में दोनों में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसके में क्या पायरुवेट्स बनेंगे, पायरुवेट्स आए। फिर इसके बाद कंडीशन मैटर करता है, वो एरोबिक कंडीशन में जा रहा है कि एनारोबिक कंडीशन में। अगर एनारोबिक कंडीशन में जाएगा तो फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटेशन भी 2 टाइप्स के हैं एनारोबिक्स में। एक तो है जो पायरुविक एसिड है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, किस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डिकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलिस्ट में के वजह से। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलिस्ट लगेगा, एक डिकार्बोक्सिलेशन लेज लगेगा। जबकि जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा तो कौन सा एंजाइम लगेगा, लैक्टिल डिहाइड्रोजिनेज। दोनों में भी एटीपी क्या होगा, यूज हो जाएगा। जो यहाँ पे एटीपी बना हुआ, NADH बना हुआ था, तो यहाँ पे NADH यूज हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे फर्मेंटेशन में, दोनों में भी। नेक्स्ट, फाइंड द लेवल गिवन इन द साइकिल। जब पायरुविक एसिड है, पायरुवेट बना, तो उसके बाद वो क्या जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, लिंक रिएक्शन में जाएगा। लिंक रिएक्शन के बाद किस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट कोएंजाइम से NAD+ यूज होके यहाँ पे एक NADH बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
एक्स क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, NAD प्लस से NADPH बनेगा। नेक्स्ट, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा 2 कार्बन का, तो 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड बनेगा। साइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, जिसमें क्या होगा, एक डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एक डिहाइड्रोजिनेशन होगा। यहाँ पे एक डी कार्बोक्सिलेशन और एक डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें NADPH बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सनिक एसिड में जाएगा, तो उसमें भी देखो क्या क्या बनता है। एक तो GDP से GTP बनेगा, जो बाद में किस में कन्वर्ट होता है, ATP में, वो भी ATP का ही रूप है। फिर इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगा और एक NADPH बनेगा। फिर यहाँ पे सक्सनिक एसिड से मैलिक एसिड में जाएंगे, तो फिर यहाँ पे भी एक डिहाइड्रोजिनेज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, FADS2 बनेगा। FAD प्लस से FADS2 बनेगा। और फिर लास्ट में क्या बनेगा, मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, सॉरी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो क्या बनेगा, NADH बनेगा। यहाँ पे NADH कहाँ कहाँ बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे एक FADS2 बना। तो सब ध्यान में रखो सब। पायरुविक एसिड 4A से रिएक्ट किया, देखो 4A मतलब समझ रहे, NAD प्लस, E क्या होगा, FAD प्लस वाटर, C क्या होगा, C तुम्हारा क्या होगा, GDP होगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देख लो सब। तो बाद में क्या, पायरुविक एसिड है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा पूरा उसका, रिस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा। NADH2 बनेगा, FeDH2 बनेगा, GTP बनेगा लास्ट में। अब हमें सीधा क्या आया है, ETS कैसे हो रहा है, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, मैं आपको बस थोड़े से शॉर्ट में अच्छे से बताती हूँ, जो समझ जाओ तो ठीक है, वरना तो सिर्फ आप क्या करो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखो, क्योंकि पेपर में सिर्फ वही पूछता है। 5 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, मैं आपको पहले उसका नाम बता देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, एक तो NADH2 डिहाइड्रोजिनेज पाए जाते हैं, एक FADH2 डिहाइड्रोजिनेज पाए जाते हैं। फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है बीस साइटोक्रोम BC1 होता है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम A1A3 होता है। फिफ्थ ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है, जो ATP बनाता है लास्ट में। तो क्या होता है, मैं मुद्दा बता देती हूँ, एक्चुअल में ETS क्या होता है, आपको एक जनरल ओवरव्यू देती हूँ। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया का तुमने स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पे अंदर सब क्रिस्टे बने होते हैं। तो जो ये देखो, जो ये है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो सब पता चल गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ETS में हमारे मेन काम क्या है, हमारा ATP की सिंथेसिस करना। ETS में ATP की सिंथेसिस के लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें देखो NADH से डेवलप होगा, FADH2 से डेवलप होगा। ठीक है, लोग हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, तो जो हाइड्रोजन होगा ना, ये इस मैट्रिक्स से इसको जाना पड़ेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। लेकिन क्या उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जाने के लिए बीच में तो आ जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन का मूवमेंट मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में करेंगे।
ये कैरियर्स। ठीक है, यही इसका मेन व्यू है। तो कैसे कैसे किस में कैसे कौन सा कैरियर क्या लग रहा है, ये सभी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से। फिलहाल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मैं सारा आपको मैकेनिज्म नहीं बता सकती, लेकिन सारा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, तो उससे समझ लो। अगर नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखो बस। देखो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स के नाम दिए हुए हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH बाई NaDH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 बी FADH2 डिहाइड्रोजनेस और BC1 कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स 4 क्या को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम A1 A3 इधर से फिफ्थ इज ATP सिंथेसिस। पूरा हो गया, ठीक है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जो ऑक्सीजन है ना, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ETS में। कैसे, इसको हम देखो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी की बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ETS में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और फाइनल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है, जो बाद में क्या बना देता है, वाटर। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और जितने भी 5 कॉम्प्लेक्स हैं उसके नाम याद रखो, तो बस। फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो।